सो नाउ वी आर मूविंग अहेड, हम आगे बढ़ रहे हैं कैसे, किस की ओर। यहाँ पे देखना है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए कौन कौन सी चीज जो ऐसे थियरी आएंगी, जैसे मैंने बात किया प्रैक्टिकल मूव के लिए थियरी, वो थियरी यहाँ पे लिखी हुई है। The various step involved in the consolidated process are as follows। ये स्टेप हम फॉलो करते जाएंगे तो पूरा कंसोलिडेशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा, आपका क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा, आपके मार्क्स भी मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट टू द पेरेंट, यानी कि पेरेंट कंपनी को इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी कंपनी में करने के लिए कितनी कॉस्ट लगी। इसको जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तब सब उल्टा उल्टा हो जाता है, यहाँ पे कुछ अलग ही तरह से लिखा होता है, उसको हम पढ़ेंगे। और हम ये भी पढ़ेंगे कि कैसे पढ़ना है। तो कॉस्ट टू दी पेरेंट, यानी यहाँ तक रख दीजिए, इसका पहले गुजराती कीजिए या हिंदी कीजिए। तो कॉस्ट टू दी पेरेंट यानी कि पेरेंट कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट इन ईच सब्सिडरी, यानी कि उसने जो इन्वेस्टमेंट किया है सब्सिडरी कंपनीज में, इसको हम जब कंबाइन करेंगे तब होगा एक सब्सिडरी कंपनी में होल्डिंग कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट होल्डिंग कंपनी को कितनी पड़ी, उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यानी कि आपने ये मोबाइल लिया तो ये मोबाइल लेने के लिए इसकी एक्विजिशन की कॉस्ट कितनी पड़ी। ऐसे ही हमने शेयर्स परचेस किए तो उसको परचेस करने की कॉस्ट कितनी पड़ी, वो होती है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और आगे जाएंगे, पोर्शन ऑफ द इक्विटी ऑफ ईच सब्सिडरी एक्वायर्स इंटरेस्ट एट द डेट ऑन विच इन्वेस्टमेंट इन ईच सब्सिडरी इज मेड, यानी कि जब खरीदा उस डेट की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चाहिए। क्या होता है एग्जाम में कई बार अलग अलग डेट्स की वैल्यू भी लिखी हुई होती है। ऑन द डेट ऑफ परचेज लिखा हुआ है कि 36 रुपये का शेयर है, फिर आफ्टर 2 मंथ उसने सिर्फ ऐसे ही इन्फॉर्मेशन दे दी, ऐसे कई फालतू इन्फॉर्मेशन भी लिखी होती है। एट द ईयर एंड 45 उसकी वैल्यू है, ये है वो है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी वैल्यू परचेस करनी, कौन सी वैल्यू हमें इनटू दी कंसिडरेशन लेनी है, कौन सी वैल्यू से सम सॉल्व होगा। इसके लिए आपको ये सब चीजें आराम से पढ़नी होगी। The cost of, यानी कि investment in each subsidiary is made should be eliminated at the date on which should be eliminated in case cost of acquisition exceeds or it is less than the acquired interest at the date on which investment in the subsidiary is made. Goodwill or capital reserve should be recognized respectively in the consolidated financial statement. जब आप ये चैप्टर पढ़ते हैं तब सबसे ज्यादा दिक्कत यही होती है। ये सब क्या है, इसको एलिमिनेट कर दो, ये गुडविल बनाओ, कैपिटल रिजर्व बनाओ। देखिए एज ए स्टूडेंट जब आपको इतना सारा समझ में ना आए तब आपको ये करना है, आप सिर्फ इसको ऐसे याद रखें कि कुछ ऐसी चीज थी जो मुझे समझ में नहीं आएगी, फिर इसको हम आगे गुडविल भी पढ़ेंगे, उसको हम आगे कैपिटल रिजर्व भी पढ़ेंगे, फिर हम वापस यहाँ पे आएंगे प्रैक्टिकल के साथ थियरी को मैच करके मैं आपको दिखाऊंगा कि ये क्या है। फिर आगे देखें इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग सेल एक्सपेंस डिविडेंड्स एंड एलिमिनेटेड इन फुल। अब ये क्या है इंट्रा यानी कि एक ही ग्रुप में जो ट्रांजैक्शन हुए, एक्स ने वाई को कुछ गुड्स सेल किए। अब जब एक्स और वाई कंपनी का रिपोर्ट इंडिविजुअली बन रहा था तब उन्होंने अपने हिसाब से दिखा दिया। जब ये कंसोलिडेटेड यानी कि जब ये मिलकर बन रहा है तब उसको हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब वो एक एंटिटी नहीं रही, वो दो एंटिटी सिंगल एक हो गई। एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट लॉसेस शुड बी मेड। अनरियलाइज्ड का मीनिंग क्या है, जो अभी रियलाइज नहीं हुआ, उसका सीधा सा ही हम हिंदी में मीनिंग करेंगे। इसका हर एक वर्ड का इतना बढ़िया खतरनाक मीनिंग नहीं होता। Minority interest in the net income of this year consolidated subsidiary for the reporting period are identified and adjusted against the income of the group in order to arrive at the net income attributable to the owner of the parent। यानी कि जो माइनॉरिटी जो है, जो हम आगे बात की थी कि जो 30% लोग हैं, 10% 9% जो लोग हैं, उसका जो इंटरेस्ट आता है इनकम सब्सिडी की इनकम, उसको भी हमें अलग तरह से बताना है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन द नेट असेट, अभी यहाँ पे देखिए दो चीजें, ये नेट इनकम है और ये नेट असेट है। CFS आइडेंटिफाइड एंड प्रेजेंटेड, यानी उसको भी हमें प्रेजेंट करना है। इन अमाउंट द अमाउंट ऑफ इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू minorities at the end of which investment in subsidiary is made,
यानी कि जो पीरियड जब एंड हो जाता है तब जो इक्विटी अमाउंट एट्रीब्यूटेबल है उसको भी हमें दिखाना है। द माइनॉरिटीज शेयर ऑफ मूवमेंट in equity since the debt and the parent subsidiary relationship came in existence. Where the carrying amount of investment in subsidiary is different from its cost. यानी कि जो एक्स कंपनी ने ये चीज ये फोन है वो 50,000 में खरीदा, लेकिन उसकी जो कॉस्ट थी वो 40,000, उनके बुक्स में 40 थी, इन्होंने जब खरीदा तब 50 हो गई। यानी कि उनके बुक में जो कैरिंग अमाउंट और कॉस्ट है वो दोनों अलग अलग हो गए। The carrying amount is considered for the purpose of the above computation. यानी कि उनके जो बुक्स में जो carrying amount लिखी हुई है उसको हम गिनेंगे। The result of operation of subsidiary are included in the CFS as from the date of which parent subsidiary relationship came into existence. यानी कि जो results यानी कि profit and loss, balance, liabilities, asset, ये सारी की सारी चीजें results subsidiary ने कुछ भी ऑपरेशन किया, ऑपरेशन यानी कि बिजनेस, इसको हम इजी वर्ड में कन्वर्ट करेंगे। ऑपरेशन यानी कि बिजनेस, रिजल्ट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब चीजें जब से ये दोनों रिलेशनशिप में आए, दोनों पेरेंट और सब्सिडियरी कंपनी बने, तब से ही कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। वहां से ही सारी की सारी एट टू द एंड ऑफ द रिजल्टिंग डेट यानी कि और रिपोर्टिंग डेट सब हम इंक्लूड करेंगे। फिर देखो, an investment in an enterprise should be accounted for in accordance with the AS13, यानी कि AS13 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही हमें इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट उसकी वैल्यूएशन निकालनी है। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द डेट दैट द एंटरप्राइज सीजेस टू बी ए सब्सिडरी एंड डज नॉट बिकम एन एसोसिएट, यानी कि सब्सिडरी से निकल गई लेकिन सीजेस टू बी सब्सिडरी एंड डज नॉट बिकम एसोसिएट, सब्सिडरी भी नहीं रही और एसोसिएट भी नहीं रही। एसोसिएट यानी कि मोर देन 20 और मोर देन 20% होल्डिंग, दोनों में से कुछ भी नहीं है। तब द कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट द डेट दैट इज सीजेस टू बी ए सब्सिडरी इज रिगार्डेड एज अ कॉस्ट thereafter। उसको भी हम ये 3 पॉइंट में से रख रहे हैं, पॉइंट नंबर 1, 7 और 8, जो हम एज ए प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ कनेक्ट करके फिर आगे पढ़ेंगे। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कैपिटल कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, अब ये है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का नंबर 1 पॉइंट। As on the date of investment, the cost of investment and the equity in the subsidiary needs to be calculated। यानी कि अब यहाँ पे देखना है डेट्स ज्यादातर आने लगेगी और कौन सी डेट में क्या करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ, बाद में कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए ऑन द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब इन्वेस्टमेंट किया द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्विटी की जो वैल्यू है वो सब्सिडियरी कंपनी में क्या थी वो कैलकुलेट करनी है। Equity is defined as a residual interest in the asset of enterprise after deducting all its liability, in other words equal the net worth of the enterprises। यानी कि नेटवर्थ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे ही इसको कैलकुलेट करना है। रेसिडुअल इंटरेस्ट यानी कि जो बचा हुआ इंटरेस्ट है फ्रॉम द असेट आफ्टर डिडक्टिंग इस लायबिलिटी, यानी कि जो 100% असेट लिखी हुई है उसमें से जब लायबिलिटी आप निकालोगे तो फिर जो बचता है वो अमाउंट है नेटवर्थ, उसमें माइनॉरिटी और सब उसका क्या परसेंटेज है उसके हिसाब से हम आगे देखेंगे। वंस द वर्क इज कैलकुलेटेड, जब आपने नेटवर्थ निकाल ली तब गुडविल और कैपिटल रिजर्व इज कैलकुलेटेड, यानी कि गुडविल और कैपिटल रिजर्व क्या है वो पता चलेगा। जैसे प्रॉफिट और लॉस है, या फिर प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है। 100 रुपए की चीज आपने 80 रुपए में बेची तो हुआ 20 रुपए का प्रॉफिट, 110 में बेची तो 10 रुपए का लॉस। वैसे ही ये गुडविल और कैपिटल रिजर्व वर्ड्स है, यानी कि देयर कैन बी आइदर ऑफ द वन ओनली, या फिर गुडविल हो सकता है या फिर कैपिटल रिजर्व हो सकती है। तो गुडविल कब आएगा? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि जितना पैसा दिया माइनस पेरेंट्स शेयर इन द इक्विटी ऑफ द सब्सिडियरी ऑन डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तब जिस दिन दिया तब उसकी पेरेंट कंपनी का सब्सिडियरी कंपनी में जो होल्डिंग जो था उसकी कीमत क्या थी और वो कितना दिया और उसकी कीमत क्या थी। अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो वो गुडविल है और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम तो फिर वो कैपिटल रिजर्व। अभी ये इसमें भी ये भी समझने है, उसको भी हम समझेंगे बाय द प्रैक्टिकल एग्जांपल। ऐसे स्टूडेंट के दिमाग से मैं सोच रहा हूँ, अगर एज ए टीचर मैं आपको यहाँ पे बता रहा होता तो मैंने आपको सीधा सिंपल बता दिया होता, समझ में आए समझ में ना आए वो
सामने से रिएक्शन आता है, एज ए मैं बोल रहा हूँ और फिर खुद अपना रिएक्शन भी आपको दूंगा कि क्या एज ए स्टूडेंट दिमाग में होता है। देखिए, now we are going to the example number 1. H Limited acquires 70% of the equity share into the S Limited on 1/1/17। यहाँ पे ही रुक जाइए, सोचिए। एच लिमिटेड कंपनी है जिसने 17% शेयर खरीदा एस लिमिटेड में। देखिए ये वर्ड भी कैसा यूज किया, एच एस। आप दो बार बोलोगे तो ये घूम जाएगा, ये वहां पे आ जाएगा, वो वहां पे हो जाएगा, इसलिए इसको आराम से सोचिए। अब लग रहा हो कि आराम से सोचिए कि एग्जाम में कैसे खत्म हो जाएगा, आप प्रैक्टिस तो कीजिए। एच लिमिटेड एक बार 17% इक्विटी शेयर ऑफ द एस लिमिटेड ऑन 1/1/2017 on the date paid up capital of S Limited was 10,000 equity share of 10 each, यानी कि 10,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए की, यानी कि 1 लाख रुपीस ऑफ शेयर इक्विटी। एक्यूमुलेटेड रिजर्व बैलेंसेस was 1 लाख रुपए की उसके रिजर्व बैलेंस थे। H Limited paid 1,60,000 to acquiring 70% interest in the S Limited. Asset of S Limited were revalued on 1/1/17 and revaluation loss of ₹10,000 was ascertainable। देखिए बुक वैल्यू, शेयर की बुक वैल्यू क्या होगी, कैलकुलेटेड एज अ शोन बिलो, नीचे बताई हुई। ये एग्जांपल यहाँ पे खत्म हो जाएगा। कैसे आया ये हम देखेंगे। अब इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत होगी सोचने में, यानी यहाँ पे एक ही चीज के लिए दो तरह की वैल्यूज दी होगी। एक वैल्यू होगी पेरेंट की साइड से, दूसरी वैल्यू होगी सब्सिडियरी की साइड से। यानी कि एक ही शेयर के लिए दो प्रकार की अमाउंट दी हुई है, एक एच की साइड से, एक होगी एस की साइड से। अब हमें सोचना है कौन सी अमाउंट किसकी साइड से है। यहाँ पर जो दिया हुआ है 10,000 इंटू 10, यानी कि इक्विटी शेयर ऑफ 1 लाख, ये जो 1 लाख रुपए की अमाउंट यहाँ पे आई वो यहाँ से आई, वो किसकी है, एस लिमिटेड की है। यानी कि एस लिमिटेड के 1 लाख रुपए की शेयर की अमाउंट उसके बुक में है, वहां पर 70% एक बार हुआ, यानी कि 17,000। रिजर्व भी उसके 1 लाख रुपए है, वो भी है एस लिमिटेड की बुक में, वहां से 70% एक बार हुआ, यानी कि 70,000। उसकी जो रिवैल्यूएशन हुआ था ऑन द सेम डेट, ये देखिए, क्योंकि ज्यादातर जब भी अमालगमेशन होगा, मर्जर होगा, सीएफएस और ये जो कुछ भी चीजें एक्वायरिंग होगी, जहाँ पर एक्वायर किया जाता है एक कंपनी दूसरी कंपनी के बीच, तब रीवैल्यूएशन होता है। और रीवैल्यूएशन क्यों है और क्यों होता है, क्या है और क्यों होता है। रीवैल्यूएशन यानी कि आपने हिस्टोरिकल कॉस्ट, आपको पता है हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी कि आपने जब खरीदा था 10 साल पहले का सेट खरीदी थी, उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट समझ लीजिए 1 लाख रुपए। और अभी हम जब कोई और कंपनी हमारे पास से हमारे शेयर ले रही है, यहाँ फिर हम दूसरे के शेयर परचेस कर रहे हैं, तो हम उसकी वहां की कॉस्ट 10 साल पहले की कॉस्ट अभी ला के खड़ी करेंगे। यानी कि अभी वो क्या है वो देखेंगे। जैसे एक बच्चा भी होता है, वो छोटा 10 साल पहले उसकी फोटो को देख के अभी आप उसकी शादी नहीं कर सकते, आपको उसकी शादी करने के लिए नई फोटो निकलवानी पड़ेगी अभी वाली। उसी तरह से यहाँ पे जब इसको हम शेयर बेचेंगे या फिर खरीदेंगे, तब रीवैल्यूएशन होगा। और रीवैल्यूएशन शेयर का नहीं होगा, रीवैल्यूएशन शेयर की अमाउंट के लिए असेट का होगा। असेट कितने की कंपनी की, जब यहाँ पे रीवैल्यूएशन हुआ तो 20,000 रुपीज का लॉस निकला। बोला क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, 20,000 रुपए का लॉस निकले। यानी कि अब आप उसमें पार्टनर है, 70% आपने हिस्सा ले लिया है, तो 17% लॉस आपको भी भुगतना पड़ेगा। यानी कि 20,000 रुपीज का रीवैल्यूएशन लॉस, दिस इज लॉस फॉर ये है 14,000 रुपए माइनस हुए। यानी कि 1,26,000 इज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ द एस लिमिटेड फॉर द 70% ऑफ द एक्विजिशन। यानी कि 17% शेयर खरीदने के लिए एस लिमिटेड के आपको 1,26,000 रुपीज देने चाहिए, तब उसको भी कुछ प्रॉफिट नहीं होगा और आपको भी कुछ लॉस नहीं होगा। और आपको भी कुछ प्रॉफिट नहीं होगा और उसको भी कुछ लॉस नहीं होगा। दिस इज द इनडिफरेंस पॉइंट। अब आपने दिए कितने, आपने ये 17% खरीदने के लिए 1,60,000 रुपीज दिए,
देखिए ये अब ये सोचने वाली बात है, एच लिमिटेड की साइड से 1,60,000 और एस लिमिटेड की साइड से 1,26,000, यानी कि मैं बोल रहा हूँ इस चीज की मेरे लिए कीमत 1,26,000 है फॉर एग्जाम्पल, और आपने दिए 1,60,000, तो आपको क्या हुआ? आपके दिमाग को क्या हुआ, ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ मैं, आपको क्या हुआ इस ट्रांजैक्शन में, आपके लिए क्या बचा? आपने इस चीज की ओवर वैल्यू दी, यानी कि यहाँ पे 34,000 रुपीज ज्यादा दिए। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड इज गुडविल। और ये अब इसको सोच इसको ऐसे ना लीजिए कि आपने रट्टा लगा दिया, अगर ऐसा से ऐसा हुआ, ऐसा इसको ऐसे रखेंगे फिर ये निकलेगा तो ये गुडविल निकलेगा, ये माइनस में निकला तो कैपिटल रिजर्व निकलेगा, ऐसा मत सोचिए, ऐसा मत कीजिए। इस एक चीज का ऐसे करने जाएंगे ये सी है भैया, बहुत सारी चीजें यहाँ पे सबका ऐसे करोगे ना तो एग्जाम में आपका भी ऐसा हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे देखना है कि गुडविल की हुआ, जो जिस चीज की कीमत 1,26,000 है उसके लिए आपने 1,60,000 रुपए दिए, यानी कि उसमें कुछ ऐसा है जिसके लिए आपने उसको ज्यादा पैसे दिए, और वो कुछ ऐसा है उसको कॉमर्स की लैंग्वेज में आपने 11वीं में भी पढ़ा होगा, उसको पाघड़ी यानी कि गुडविल बोलते हैं, इसलिए ये गुडविल है। एग्जाम्पल 1 खत्म हुआ, एग्जाम्पल 2 में जाएगा। ए लिमिटेड एक बार 70% इंटरेस्ट इन बी लिमिटेड। अब ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड के 100% में से 17% उसने परचेस कर लिया, किस डेट पे? 1/1/2017 पे। ऑन द डेट बी लिमिटेड हैड पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीस कॉस्टिंग 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, यानी कि अब फिर से हम सोचेंगे, ए अलग है बी अलग है, बी के लिए हम सिर्फ सोच रहे हैं, सिर्फ बी के लिए ही सोच रहे हैं। ए को आप साइड में रखिए, बी की 1 लाख रुपीस की जो वैल्यू है यहाँ पे आ गई, फिर उसके जो रिजर्व दिए हुए 1 लाख रुपीस के वो भी यहाँ पे आ गए, लायबिलिटीज रिवैल्यूड प्रॉफिट ऑफ 10,000, यानी कि अब देखिए जो रिवैल्यूशन हुआ उसमें उसकी कुछ असेट्स ऐसी थी जिसकी कीमत बढ़कर मिली, यानी कि जब वो परचेस की गई थी तब 1 लाख रुपए की थी, तो अब 1,20,000 की हो गई, तो वो जो 20,000 ऑफ रुपीज का जो रीवैल्यूएशन हुआ है वो आएगा रिजर्व में, रिवैल्यूएशन रिजर्व में आएगा, यानी कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट में आएगा। तो 20,000 रुपए जो ज्यादा मिल रहे हैं उसमें आपका 70% होल्डिंग है, यानी कि 70% 20,000 के 70% हुआ 14,000, वो भी आपका होल्डिंग हुआ, यानी कि 1,54,000 इज द ओरिजिनल वैल्यू of this 70% share if you sold it to the market। अभी ये रिवैल्यूएशन कहाँ से आया? आपको असेट ये बेच नहीं रहे, अगर इस असेट को आप मार्केट में बेचेंगे तो उसकी कितनी कीमत मिलेगी? उसके 20,000, और जब आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर ये एसेट भी आपकी हुई, उसको भी बेचेंगे तब आप उसको भी 70% शेयर आपको मिलेगा, तो सेम इट इज। तो अब देखिए बी लिमिटेड के 70% शेयर की कीमत यानी कि उसकी वैल्यू 1,54,000 है, आपने कितने दिए उसके लिए? 1,30,000 ओनली। फिर से 1,54,000 की चीज के लिए आपने 1,30,000 रुपए दिए, सो दिस इज अ नेगेटिव डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड एज अ कैपिटल रिजर्व। 24,000 रुपीज का रिजर्व हो गया। सो ये था पूरा का पूरा गुडविल और कैपिटल कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं उसका सिंपल और सॉफ्ट एग्जांपल। अब हम देखने जाएंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। Minority interest is that part of the net results of the operations and the net assets of the subsidiary attributable to the interest which are not owned directly or indirectly through the subsidiary by the holding company। बड़ा पूरा बोल गया। अब ये क्या है? फिर से मैंने आगे बात की थी, माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट यानी कि सब्सिडियरी कंपनी उसके ऊपर होल्डिंग कंपनी आएगी, तो होल्डिंग कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट सब्सिडियरी में किया हुआ है 17% किया हुआ था यहाँ पे ए ने बी में, तो जो इसमें बी में 30% शेयर वाले भी हो गए ना, तो 30% जो बाकी लोग के पास जो है
दे आर द माइनॉरिटी। और उसका इंटरेस्ट यहाँ पे कितना होगा, अगर वो इंटरेस्ट हम इसमें से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे सब 17% निकाल के उसको 30-30-30 कर देने, जो यहाँ पे आएंगे वो होगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब ये हो गया सिंपल में, अब इसको हम पढ़ेंगे आगे और ज्यादा इन डेप्थ आगे। प्रॉफिट और लॉस ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। नाउ देयर इज अ व्यू, देयर इज अ holistic view you have to look at and think on it. For the purpose of CFS, all reserve and profit यानी कि losses subsidiary companies should be classified into pre and post acquisition reserve or profits. The pre and post ऐसा क्यों पड़ा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एग्जाम्पल में हमने देखा था, पिछले एग्जाम्पल में 1/1/2017 को इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ऐसा समझ लिए कि जब 6 महीने बीत गए तब किसी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि हम बीच में आके खड़े थे जब 6 महीने में कंपनी पूरी 100% अकेली थी, उसके बाद उसको मिल गया कोई होल्डिंग वाला, वो हो गए दो, पहले वो अकेली थी फिर वो हो गए दो। इसका डबल मीनिंग मत कीजिए, सीधे इसमें सोचिए प्री एंड पोस्ट, उसके अलग अलग आएंगे लॉसेस एंड प्रॉफिट्स। माइनॉरिटी इंटरेस्ट शेयर capital of the subsidiary belonging to outsider plus minority interest in the reserves and the profits of subsidiary company। आगे देखेंगे इसका क्या होगा। रिवैल्यूएशन ऑफ asset of the subsidiary company। अब profit and loss on the revaluation of fixed asset of subsidiary company should be treated as a capital profit or loss, but if the fall into the value of the asset and occurs after the date of acquisition, the loss should be treated as a revenue loss and should be adjusted to the depreciation would be made in the profit and loss account of the subsidiary। यानी कि जब आपने शेयर परचेस की तब जो कुछ भी हुआ, जब आपने रिवैल्यूएशन किया, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, जो कुछ भी हुआ वो हम देखेंगे इनटू द बैलेंस शीट में जाएगा, वो सब वहां पे एडजस्टमेंट करेंगे। उसके बाद जो कुछ भी रिवैल्यूएशन हुआ ना उसको हम रेवेन्यू गिनेंगे, रेवेन्यू लॉस और रेवेन्यू प्रॉफिट। Depreciation on the charge value of the asset shall be given effect to the depreciation on revalued asset will be taken as a capital or revenue depending on the period for which depreciation belongs to। यानी कि जिस पीरियड प्री और पोस्ट के लिए जो डेप्रिसिएशन बिलोंग कर रहा है वो एज ए कैपिटल और रेवेन्यू डिपेंडिंग अपॉन किसके टाइम पे, पीछे से है तो वो कैपिटल, जब एक्विजिशन के बाद आएगा तो वो रेवेन्यू में जाएंगे, वो भी हम एग्जांपल में देखेंगे। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम सब्सिडियरी कंपनी। अब ये पॉइंट हो जाता है डिबेटेबल, जब एग्जाम में सारे स्टूडेंट लिख के आते हैं बाहर निकल के उसको डिबेट करते हैं, ऐसा डिविडेंड प्री में गया पोस्ट में गया, छोड़ दिए सब सारी चीज़ों को, सीधा सा समझिए। As per accounting standard 13, accounting for investment, interest, dividend, rentals receivable in the connection which the investment are generally regarded as an income being return on investment। इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन दी हुई है, देखिए इन सम सर्कमस्टेंसेस सब लिखा हुआ है कैसे क्या हो सकता है, लेकिन हम सीधा जाएंगे ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट इन केस ऑफ पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, पोस्ट और प्री। पोस्ट यानी कि एक्विजिशन के बाद वाली, अकाउंटेड बाय द सब्सिडरी, यानी कि सब्सिडरी ने अकाउंट कर दिया है, तो नो फर्दर एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड बाय यू, यानी कि होल्डिंग कंपनी और दी सीएफएस मेकिंग कंपनी। नॉट अकाउंटेड बाय द सब्सिडरी, यानी कि सब्सिडरी कंपनी ने अकाउंट नहीं किया है, एडजस्टेड एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के टाइम पे एडजस्ट कर दिया है, कुछ नहीं। इन द बुक्स ऑफ द होल्डिंग कंपनी, accounted by crediting P&L of the holding company, होल्डिंग कंपनी के P&L में उसको लेना है होल्डिंग कंपनी में। अब वो कैसे होगा हम आगे जाकर देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ आपको समझ नहीं पाएंगे, सिर्फ आपको ये दिमाग में रखना है कि सिर्फ ऐसा ऐसा हो सकता है। ट्रीटमेंट इन केस ऑफ प्री एक्विजिशन डिविडेंड ये बड़ा है, अकाउंटिंग बाय द होल्डिंग कंपनी, यानी कि अकाउंटर होल्डिंग कंपनी ने अकाउंट कर दिया if correctly accounted as a reduction to the cost of investment, यानी कि अब cost of investment को रिडक्शन यानी कि उसमें से कम करेंगे हम। प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट यानी कि जब हमने सिर्फ इन्वेस्टमेंट
किया था, एक्वायर्ड नहीं किया था, उसके पहले का जो कुछ भी इंटरेस्ट था, जो कुछ भी इंटरेस्ट आया था उसको हमें इन्वेस्टमेंट के अमाउंट में से रिड्यूस करना है, और वैसे ही करेक्ट ट्रीटमेंट दी गई है तो फिर कुछ नहीं करना है। अगर रॉन्गली अकाउंट किया है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे पीएनएल में, और फिर से इन्वेस्टमेंट्स में से उसको निकाल देंगे, वो देखेंगे कैसे करना है। नॉट अकाउंटेड बाय द होल्डिंग कंपनी, यानी कि अकाउंटिंग कंपनी ने कुछ किया ही नहीं है। एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ द कंसोलिडेशन, अकाउंट फॉर रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि ऐसे इंटरेस्ट को आपने इनकम पे ले लिया और पीएनएल में डाल दिया, क्रेडिट टू पीएनएल, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। इसको आपको रिवर्स करके एंट्री करेक्ट वाले डालनी होगी। करेक्ट वाली एंट्री क्या है, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट में से उसको डिडक्ट करना होगा, यानी कि असेट की साइड में जो इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, जो होल्डिंग परसेंटेज होगा कंपनी में जो एक्वायर्ड किया है, उसमें से इन्वेस्टमेंट्स में से ये कम होगा। और क्यों कम होगा, क्योंकि ये आपके लिए इनकम है और आपने इन्वेस्टमेंट करके जो पैसे दिए उसी ही चीज पे ये इनकम है। इक्विटी शेयर आपने 17% खरीदे तो वो 17% पे ही आपको डिविडेंड मिला था। तो यानी कि एक चीज दी गई थी, थोड़ी सी चीज सामने से आई थी, तो नेट आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया उसको निकालने के लिए कि 17% शेयर लेने के लिए 5 लाख रुपए थे दिए हुए, फिर 40,000 रुपीज तो उसने से सामने से आपको दिए हुए एज इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट आपको मिलेगा, आपने इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट किया इसलिए, तो फिर 5 लाख में से 40,000 को आप निकालेंगे तो 4,60,000 विल बी द ट्रू वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर रिकॉर्डिंग, इसलिए नॉट अकाउंटेड बाय द सब्सिडरी कंपनी, यानी कि सब्सिडरी कंपनी ने अकाउंट नहीं किया है। जस्ट एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन रिड्यूस द प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ द सब्सिडरी, यानी कि जो एक्विजिशन के पहले का जो प्रॉफिट है उसमें से उसको निकाल दीजिए। क्यों, क्योंकि आप फॉर द सब्सिडरी कंपनी एज ए इंडिविजुअली एक्सपेंस है, उसको प्रॉफिट में से आपको निकाल देना है। देन डिस्ट्रीब्यूट इट टू होल्डिंग एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट, यानी कि जो होल्डिंग और माइनॉरिटी वाली जो कंपनी है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, जो नॉर्मल ट्रीटमेंट होती है वैसे ही। ऑल्सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि होल्डिंग कंपनी को इसको रिड्यूस करना है। देयर आर टू साइड्स, दो साइड से सोचना है आपको, और मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल सी ट्रीटमेंट दिखा देता हूँ कि क्या है। सब्सिडियरी कंपनी के लिए इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है जिसको उसे पीएनएल में डालना चाहिए, और उसके बाद उसको वो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा जो जो भी उसके होल्डर होंगे उसको। और रिसीविंग कंपनी यानी कि जो होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी के लिए एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ये इन्वेस्टमेंट में से कम होगा, सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है। अब ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो कर दो, हो गया तो कुछ नहीं। Example, in this if share in X Limited are purchased in January 2016 and in April 16, यानी कि X Limited में 2016 जनवरी और अप्रैल में ये शेयर परचेस हुआ है, declares a dividend in respect of 2015, the dividend received by the holder of the shares correctly should not be treated as income but capital received and credited to the investment account। अब ये कैसे हुआ, 2015 का इंटरेस्ट 2016 में जब दिया गया तब आपने उसको होल्ड कर लिया था, आपने होल्डिंग यानी कि शेयर को परचेस कर लिया था, तब उसको तब जब परचेस कर ही लिया था तब वो हो गया था आपके लिए कैपिटल रिसिप्ट, should not be treated as income, should be treated as a capital receipt or credited to the investment account। नोट लिखे हुए, in case of issue of bonus share by the subsidiary company, the holding company like other holder record no entry, no only number of the share held is increased, यानी कि जब बोनस शेयर हम कोई भी कंपनी बोनस शेयर देती है, सब्सिडियरी कंपनी ने बोनस शेयर दी तो सब्सिडियरी कंपनी बोनस शेयर किसको देगी, होल्डिंग कंपनी को देगी, क्योंकि वो होल्ड कर रही है उसमें एज ए शेयर होल्डर है, और जो माइनॉरिटी उसको देगी। तो यहाँ पे कुछ एंट्री नहीं होती। बोनस शेयर में क्या होता है, एक के सामने एक दे दिया तो क्या होगा, अगर आपके पास एक शेयर होल्ड है तो आपको दूसरा शेयर मिल गया, उसमें कुछ वैल्यू नहीं आती, वैल्यू भी इंक्रीज नहीं होती, ओनली नंबर्स विल बी इंक्रीज। 1 लाख शेयर आपके पास थे तो 2 लाख हो गए, उसके 2 थे तो 4 हो गए,
उसको उसको उसके हिसाब से आपको उसको देखना है। Illustration 1. From the following data, determined in each case minority interest at the date of acquisition and at the date of consolidation. अब ये एक्विजिशन और कंसोलिडेशन दोनों अलग अलग कैसे है वो देखेंगे। गुडविल इन द कैपिटल रिजर्व क्या है, उसकी अमाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनीज प्रॉफिट इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट assuming holding companies own profit and loss accounted to be 2 lakh in each case। यानी कि होल्डिंग कंपनी का कोई भी केस में प्रॉफिट एंड लॉस 2 लाख रुपए है, ओन प्रॉफिट एंड लॉस इज 2 लाख रुपए बैलेंस शीट में लिखा हुआ है। केस नंबर 1, सब्सिडियरी कंपनी है ए, उसमें 90% शेयर होल्ड किया है होल्डिंग कंपनी ने, उसकी जो कॉस्ट दी गई है वो है 1,40,000, उसकी जो कॉस्ट है वो 1,40,000। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन जो शेयर कैपिटल थी वो 1 लाख थे, प्रॉफिट एंड लॉस था 50,000 थे। कंसोलिडेशन का टाइम में 1,17,000 था। अब इसको हम कैसे गिनेंगे? अब ये है क्या, पहले तो इसको इंटरप्रेट करना सीखना होगा। ये वन बाय वन चीज ये है क्या, फिर इसको गिनने की बात आएगी। अब इसको इंटरप्रेट, इस प्रैक्टिकल मूव को इंटरप्रेट करने के लिए हमें थियरी जो पहले वाली थी वो यहाँ पे आएगी। वो जो पॉइंट हमने स्किप किए थे ये बोल के कि यहाँ पे देखेंगे, वो यहाँ पे इसमें एग्जाम्पल सब कुछ आ जाएगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट यानी कि इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू दी माइनॉरिटीज। अब केस 1 में 90% इज होल्डिंग, देन व्हाट इज माइनॉरिटी? माइनॉरिटी क्या बचा? 100 में से 90 निकाल दो, 10% तो माइनॉरिटी। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स आर 10% है। माइनॉरिटी एट द डेट ऑफ द एक्विजिशन, अब जब एक्वायर्ड हुए तब 1,50,000 कैपिटल प्लस P&L, उसमें से उसका 10% होल्डिंग था, यानी कि 15,000 रुपये का होल्डिंग हुआ। जब कंसोलिडेशन बन रहा है तब 1,70,000 में से 10% यानी कि 17,000 का होल्डिंग हुआ। कैश 2, कैश 3, कैश 4। When there is 100% of investment, why there is these things are nil? जब वहाँ पे थियरी में लिखा हुआ था कि जब 100% होगा तब माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं आएगा, वो आपने प्रैक्टिकल में देख लिया, नील आएगा, क्योंकि दिस इज 100% ऑन सब्सिडियरी कंपनी। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। अब ये गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैसे आएगा? कॉस्ट, दिस इज, ये क्या है, ये कौन सी कॉस्ट है? ये कॉस्ट है कंपनी ए, जो सब्सिडियरी कंपनी है उसकी कॉस्ट। 90% होल्ड करने के लिए आपको 1,40,000 देने चाहिए। अब आपने कितने दिए? ये है, ऐसा है, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। ये है ये जो कॉस्ट है, अब ये दिक्कत होगी। अब आपको यहाँ पे लिख रहा है कि 1,40,000 है, 90% के लिए 1,40,000 है, तो फिर 1,50,000 का 90% कर दिया ये वो। लेकिन ये डेटा है वो होल्डिंग कंपनी की तरफ से लिखा हुआ है, सब्सिडियरी कंपनी का डेटा दिया हुआ है होल्डिंग कंपनी के व्यू से, यानी कि होल्डिंग कंपनी ने 1,40,000 रुपये 19% शेयर एक्वायर करने के लिए दिए। फिर से एक बार, होल्डिंग कंपनी जो है उसने एक 90% शेयर एक्वायर करने के लिए 1,40,000 रुपीज दिए, 1,40,000 रुपये दिए होल्डिंग कंपनी ने। उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है? उसकी ओरिजिनल वैल्यू, अब ये कौन कौन से डेट पे गिनी जाएगी? वहाँ पे भी हजारों बार मैंने ऐसा पढ़ा था, ऑन दी डेट ऑफ एक्विजिशन, ऑन दी डेट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि जो एक्विजिशन की डेट पर क्या वैल्यू है वो हमें सिर्फ गिननी है। ऑन दी डेट ऑफ एक्विजिशन 1 लाख रुपये शेयर कैपिटल है, 50,000 रुपये P&L है, यानी कि 2.5 लाख रुपये हुए। 2.5 लाख के 90% एक्वायर करने हैं आपको, तो आपको देने चाहिए थे 1,35,000, आपने 1,40,000 रुपये दिए, यानी कि आपने कुछ ज्यादा दिया, वो थे 5,000 रुपीज, एंड दैट इज दी गुडविल। उसी तरह के केस 2 में आपने 85% होल्ड किया, उसकी कॉस्ट ऊपर लिखी हुई वही यहाँ पे लिखी हुई, तो टोटल 1,30,000 उसकी कीमत है, वैल्यू है, टोटल वैल्यू। उसमें से आपको 85% परचेस करने हैं, तो आपको 1,10,500 रुपये देने चाहिए। आपने कितने दिए? 1,04,000, यानी कि कम दिए तो ये रिजर्व में जाएगा। तो सेम बाय सेम 80%
56,000, 70% टोटल इक्विटी। टोटल इक्विटी अब ये क्या है, इक्विटी है इक्विटी शेयर की वैल्यू और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को मिलाकर, ये दोनों जब यहाँ पे मिलेंगे, ये 50,000 एंड 20,000, यानी कि 70,000 इसकी वैल्यू टोटल हुई, उसमें से आपको 80% परचेस करना हो तो 56,000 देने चाहिए। आपने कितने दी, 56,000 ही दिए, तो नील हो गया। और आपने 100% एक्वायर किया। गुडविल देखिए, माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन गुडविल या कैपिटल रिजल्ट्स तो आएंगे ही, क्योंकि ये इन सिंपल टर्म्स फॉर द सेल ऑफ गुड्स, जो गुड्स में जैसे प्रॉफिट एंड लॉस आता है वैसे ही शेयर परचेस करेंगे तभी गुडविल और कैपिटल रिजर्व आएगा ही। तब 1,00,000 रुपीज की कॉस्ट आपने दी, जबकि उसके शेयर परचेस करने के लिए सिर्फ 90,000 उसकी वैल्यू थी, आपने 1,00,000 रुपए दिए, यानी कि आपने 10,000 रुपए ज्यादा दिए, तो वो उस कंपनी की गुडविल के 10,000 रुपीज आपने ज्यादा दिए। अब आगे जाएंगे, द बैलेंस इन द P&L ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन is capital profit, as such the balance of CFS shall be equal to holding company's profit। यानी कि अब ये क्या हुआ, कैसे हुआ, शेयर ऑफ होल्डिंग 90%, 85%, 80 और 100% ऊपर लिखा था, वैसे ही P&L as on the 1/1/2016। अब ये 50, 30, 20, 40 कहाँ से, ये आए यहाँ से, ये जो है वही। अब कंसोलिडेशन डेट एट द एंड ऑफ द ईयर 31/12/2016, 17, 20, 20 और 55, 17, 20, 20 एंड 55। P&L पोस्ट एक्विजिशन क्यों निकाला, और ये दोनों अमाउंट अलग अलग क्यों है, और ये कहाँ से आई और कैसे आई। यानी कि ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन 1/1/16 पे कंपनी की पोजीशन ए कंपनी के पास, देखिए शेयर कैपिटल तो इंक्रीज डिक्रीज होगी नहीं, क्योंकि उसमें कुछ बोनस इश्यू नहीं किया, कुछ राइट इश्यू नहीं किया, इसको आप छोड़ दीजिए। इसकी कंपनी ए की 1/1/16 पे प्रॉफिट थे 50,000, और उसी कंपनी के प्रॉफिट 31/12/2016 पे हो गए 17,000, यानी कि 20,000 रुपीज का प्रॉफिट कंपनी का बढ़ा। यहाँ पे 10,000 कम हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे 15,000 बढ़ा। तो सेम विल यहाँ पे इसको निकाला है, 20,000 रुपए, 20,000 रुपीज जो यहाँ पे है वो बड़े हैं, इसका 10,000 कम हुए, इसका कुछ नहीं हुआ, इसका 15,000 बढ़ा। तो amount to be added back or deducted from the holding company's P&L, जो होल्डिंग कंपनी का P&L है उसको उसमें ऐड करना है, उसमें से डिडक्ट करना है। यहाँ पे कुछ उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, इसको इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है तो उसको हम ऐड या बैक करते हैं। ऊपर जो लिखा हुआ है 2,00,000 रुपीज इज द प्रॉफिट, यहाँ लिखा Assuming the company's own profit and loss is 2,00,000 in each case, यानी कि अब ये सारे में 2,00,000 रुपए कंपनी के ओन प्रॉफिट है, तो फॉर द ए ईच केस, डिफरेंटली ईच केस के लिए 20,000 के 90% होल्डिंग कंपनी के हिसाब में जाएंगे, यानी कि 18,000 रुपए। वो 18,000 रुपए 2,00,000 के प्लस हो गए, यानी कि 2,80,000 विल बी द टोटल प्रॉफिट ऑफ द CFS। अब इसको हम इन डेप्थ में जाएंगे नीचे, जो बड़ा वाला एग्जांपल आएगा उसमें हम देखेंगे क्या होता है। इलस्ट्रेशन 2, XYZ Limited purchased 80% of the share of ABC Limited on 1st January 2016 for 1,40,000, यानी कि XYZ Limited कंपनी ने ABC Limited कंपनी के 80% शेयर खरीदे, 1,40,000 रुपए उन्होंने दिए, यानी कि दिस अमाउंट इज फॉर द XYZ लिमिटेड ओनली। अब हमें ABC लिमिटेड की ओरिजिनल वैल्यू क्या है वो निकाल कर उसको लाना होगा बीच में, फिर मिलेगा गुडविल या फिर कैपिटल वैल्यू। देखिए तक इश्यूड कैपिटल ऑफ ABC, अभी ABC की बात हो रही है, ABC लिमिटेड ऑन 1st January 2016 उस ही डेट पर 1,00,000 रुपए, बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट रिजर्व वाज 60,000, यानी कि 1,60,000 रुपए उसकी कीमत थी।
एट दी 100% की कीमत 1,60,000 थी, 80% की नहीं, 80% की नहीं। अब उसको हम 80% में करेंगे तो कितना होगा, ये यहाँ पे हुआ 80% में 1,40,000, 1,60,000। देखिए हमें ये नाउ विल सोल्व, इसके साथ में हम सोल्व करें, यहाँ पे सीधा देख लेंगे। 1,40,000 रुपये हमने दिए और 1,00,000 रुपये कॉस्ट थी शेयर की, प्लस हुए 60,000 रुपीज वॉज फॉर दी प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि 1,60,000 उसके थे, उसका 80% अगर हमें एक्वायर करना है तो 1,28,000 रुपीज देने चाहिए। हमने दिए कितने, 1,40,000, यानी कि 12,000 रुपीज ज़्यादा दिए, और वो होती है गुडविल। सो ये हुआ इतना सा कैलकुलेशन फॉर दी गुडविल। आगे देखेंगे, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st ईयर, जब ये खत्म हो गया 2016 वाला, ABC लिमिटेड अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 20,000 एंड एट द ईयर डिक्लेयर्ड एंड पेड ए डिविडेंड ऑफ 15,000। 20,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, उसमें से 15,000 रुपीज एज ए डिविडेंड उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। सो बाय एन एंट्री हाउ डिविडेंड शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ XYZ। अब XYZ में डिविडेंड कैसे रिकॉर्ड होगा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज ऑन द 1st जनवरी 2016 एंड 31st दिसंबर। गुडविल और ठीक है, अब गुडविल तो हमें पता चल गई कि गुडविल है यहाँ पे। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज 20% ऑफ होल्डिंग, जो यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या है 20 और मेजॉरिटी है 80। अब देखेंगे टोटल डिविडेंड पेड इज 15,000 आउट ऑफ द पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, यानी कि आफ्टर द एक्विजिशन जो 20,000 रुपये हमने कमाए हैं उसमें से 15,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट किए। हेंस डिविडेंड रिसीव्ड बाय XYZ विल बी क्रेडिटेड टू P&L। XYZ लिमिटेड ने जो अब उसको जो मिला है डिविडेंड 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 80%, क्यों, उसका कंपनी ने 15,000 ऐसे होल्ड दिया है, उसका परसेंटेज कितना 80। अब ये हम भूल जाते हैं एग्जाम में, 80 नहीं गिनते 15,000 लिख के आ जाते हैं। उसको सोचिए 12,000 रुपये उसको मिलेंगे, एंट्री XYZ के बुक्स में होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू P&L। ये है पोस्ट, अगर ये प्री होता तो इन्वेस्टमेंट में जाता, इन्वेस्टमेंट से हम डिडक्ट करते, ये पोस्ट है इसलिए इसको मिला। गुडविल जैसे हमने आगे बात की वैसे ही। माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट क्या है, तो 1,60,000 रुपये कीमत यहाँ पे जो हुई थी, देखिए 1,60,000 वॉज दी वैल्यू, उसमें से 20% एट 32,000 वो है ऑन द फर्स्ट माइनॉरिटी की वैल्यू। और एट द एंड ऑफ 2016, जब 2016 का खत्म हो गया तब 1,60,000 तो तब पहले था ही, सॉरी 1,60,000 वॉज देयर, प्लस 20,000 रुपीज अर्निंग हुई, उसमें से 15,000 रुपये तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो उसका 20% यानी कि 33,000 विल बी द वैल्यू ऑफ द माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इलस्ट्रेशन नंबर 3, X Limited acquires 70% of equity share of Z Limited as on the 31st March 2017। अब ये देखिए एट द ईयर एंड उसने एक्वायर किया या ईयर के फर्स्ट डेट पे एक्वायर किया, बात एक ही हुई। 70% एक्वायर की एट द कॉस्ट ऑफ 70 लाख, यानी कि सब 70 लाख रुपीस उसने 70% एक्वायर करने के लिए दिए। ये हो गया X लिमिटेड की साइड से। अब Z लिमिटेड की वैल्यू क्या है वो यहाँ पे लिखी हुई है। Z लिमिटेड की वैल्यू फिक्स असेट 120, इन्वेस्टमेंट 55, करंट असेट 70, लोन्स एंड एडवांसेस 50, अमाउंट इन लैक्स। ये भी एग्जाम में हो जाती है दिक्कत भैया जी, अमाउंट इन करोड़ भी हो सकती है, अमाउंट इन लैक्स, अमाउंट इन थाउजेंड, अमाउंट इन नथिंग, सिर्फ 120 रुपये भी हो सकता है। दिस इज ICI, यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन विद यू। तो ये सोचते जाइए और लिखने में भी ध्यान रखिए। अगर आप एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, एक क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, तो उसमें अगर अमाउंट इन लैक्स लिख रहे हैं तो सब जगह पे इसी अमाउंट का यूज कीजिए, या फिर इसको मल्टीप्लाई करके जो ओरिजिनल वैल्यू में लाइए फिर इसका यूज कीजिए, whatever it goes with you। The following revaluation has been agreed upon not included in our figure। देख लीजिए ये आपको मार सकता है, नॉट इंक्लूडेड इन दी अबव फिगर, पूरा एग्जांपल आप गलत इसको करके आ जाएंगे अगर आपने ये ढंग से नहीं पढ़ा तो।
यानी कि फिक्स असेट की कीमत 20% बढ़ गई है, 120 मतलब मल्टीप्लाइड बाय 20 24, यानी कि अब ये हो गया 144, और इन्वेस्टमेंट हो गया डाउन बाय 10%, यानी कि 55 मल्टीप्लाइड बाय 10 5.5, ये हो गया 49.5। ये आपको बनाना है, आगे देखेंगे। जेड लिमिटेड डिक्लेयर एंड पेड डिविडेंड 20% ऑन इक्विटी शेयर एज ऑन द 31st मार्च ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ऊपर था पोस्ट डिविडेंड, अब ये है ऑन द डेट ऑफ, यानी कि प्री एक्विजिशन। एक्स लिमिटेड परचेस शेयर ऑफ जेड लिमिटेड एट द 20 रुपीज पर शेयर, 20 रुपए से लिए। अब ये क्यों दिया गया है, ये क्यों दिया गया, अब कौन, फिर जब भी आप इतना सा एग्जाम्पल पढ़ो ना, तब आपको ये सोचना है कि कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं दी गई यहाँ पे। कितने शेयर वो दिए, क्या दिए, नहीं दिए। एक्स लिमिटेड के पास कितने शेयर है, वो भी नहीं दिया। जेड लिमिटेड के पास कितने शेयर, वो भी नहीं दिया। दिया नहीं दिया, डायरेक्टली नहीं दिया, इनडायरेक्टली दिया है। कैसे, 20 रुपए में खरीदा है एक शेयर, एक्स लिमिटेड परचेस शेयर ऑफ जेड लिमिटेड इन 20 रुपीज, तो 17 लाख रुपए दिए और 20 रुपए में खरीदा, तो 70% के शेयर कितने हुए, 17 लाख रुपए दिए 20 रुपए में, तो 3,50,000 इस शेयर खरीदे, कितने में, 20 में, तो हुए 17 लाख का। ये 70% शेयर है, दिस इज 70%, इसको आप 70% से डिवाइड करेंगे, यानी कि जेड लिमिटेड के पास टोटल शेयर है 5 लाख, उसमें से उसने 17%, यानी कि 3,50,000 शेयर बेचे 20 रुपए में, यानी कि 70 लाख रुपए, 70 लाख रुपए में। आगे जाएंगे। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ द गुडविल एंड रिजर्व्स ऑफ द एक्विजिशन पे ही लाना है, कैसे करना है देखेंगे। फिक्स एसेट, इसको जैसे बोला वैसे इसको डिक्रीज करते हैं, जैसे भी ये क्या है, व्हाई दिस इज 120 एंड 90, दिस इज फॉर द कैलकुलेटर पर्पस। कैलकुलेटर में अब सीधा हो जाएगा, प्लस 25 करोगे मल्टीप्लाई बाय 120, 10% डाउन है इसके लिए, 100 इज द मिडल, प्लस 20 120 माइनस 10 90, इसको आप इसको सोच कर रखना है। करंट असेट जितनी थी इतनी ही, लोन्स एंड एडवांसेस जितने थे उतने ही, यहाँ तक थे सारी असेट है, उसका टोटल हुआ 278.5, उसमें से हम निकालेंगे लायबिलिटी, यानी हमें मिलेंगी नेट वर्थ, और नेट वर्थ विल बी 138.5, उसके 17% आपको अगर शेयर एक्वायर करने हैं तो आपको 96,95,000 रुपीज देने चाहिए। कितने दिया आपने, 17 लाख दिए थे ना, ये 7 कहाँ से आया, हो गई दिक्कत, हो गया झमेला, एग्जाम में गए मार्क्स, यहाँ पे 17 लिख दिए, खत्म हो गई दुनिया आपकी। इसलिए अब ये देखो कहाँ से आए, ये यहाँ से आए। हमने यहाँ पे बात की थी जेड लिमिटेड डिक्लेयर यानी पेड डिविडेंड 20% ऑफ इक्विटी शेयर, यानी कि इक्विटी शेयर पे 20% उसने डिविडेंड दिया है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, फॉर द प्री एक्विजिशन ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ट्रीटमेंट क्या थी, क्रेडिट करना नहीं था, उसको इन्वेस्टमेंट में से निकालना था। अगर पोस्ट हुआ बाद में है तो कुछ नहीं करना, उस ही डेट पे है तो उसको इन्वेस्टमेंट में से हमें निकालना है, इसलिए इसको यहाँ से निकाल दिया। अब ये कैसे कैलकुलेट हुआ, ये ऐसे कैलकुलेट हुआ, जो 3,50,000 शेयर खरीदे थे, देखिए यहाँ पे आ गया, उसके ऊपर 20% यानी कि 20% यानी कि इसकी बेसिक वैल्यू 10 रुपीज़। अब देखिए डिविडेंड किसके ऊपर दिया जाता है, आई थिंक सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक बात कर रहा हूँ, डिविडेंड फेस वैल्यू पे दिया जाता है, फेस वैल्यू इज 10 रुपीज़, 10 रुपये का 20% यानी कि 2 रुपये, 3.5 लाख शेयर के लिए 2 रुपये यानी कि 7 लाख रुपये डिविडेंड गया, और वो भी गया प्री एक्विजिशन, यानी कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से उसको माइनस किया, तो 63 आ गया। अब हमें क्या मिला, एक्स लिमिटेड की 70% नेट असेट्स आपको चाहिए, यानी कि शेयर आपको खरीदने हो, तो आपको 96,95,000 रुपीज देने चाहिए। आपने कितने दिए, 63 नेट, इफेक्टिवली 63, तो 33.95 आपने कम दिए, वो भी कैपिटल रिजर्व। और इसको अगर
समझ लीजिए ये आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको ऐसे मैथमेटिकली समझाता हूँ। मैथमेटिकली हम इसको समझेंगे, यहाँ पे हमने जैसे बात की वैसे ही 63 लाख रुपीस को हम ऐसे इफेक्टिवली सोचेंगे। देखिए 17 लाख हमें जेड लिमिटेड को देना है और 7 लाख एज ए डिविडेंड वो हमें वापस दे रहा है। मुझे आपको 100 रुपये देने हैं और आप मुझे 30 रुपये दे रहे हैं पिछले हिसाब के, तो इफेक्टिवली एक काम करूँगा ना, मैं आपको 17 रुपये दे दूंगा, 30 रुपये से एडजस्ट हो गए। वैसे ही 17 लाख रुपीस 17 लाख हमें आपको देना है, 70 लाख रुपीस हमें देने हैं और 7 लाख रुपीस सामने से हमें लेना है, तो 63 लाख यहाँ पर नेट हो गया। अगर वो कंसेप्ट समझ में नहीं रहा तो हमें ऐसे सोचेंगे। Pre-acquisition period, it has been reduced from the cost of investing in the subsidiary company. सिर्फ दो कंसेप्ट है। अगर ये प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट है तो इसको रिड्यूस करना है सब्सिडरी कंपनी के इन्वेस्टमेंट में से, और सब्सिडरी कंपनी उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी पीएनएल में, और होल्डिंग कंपनी उसको अपने इन्वेस्टमेंट जो सब्सिडरी कंपनी में किए हुए उसमें से रिड्यूस करेगी। अगर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है तो हम पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को ऐड करेंगे जैसे नॉर्मल ट्रीटमेंट में किया जाता है।